देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स को वन शॉट में रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स को क्यों रिवाइज कर रहे हैं बाबू हम लोग? इसलिए क्योंकि कल हम लोग का क्या है, टेस्ट है। और टेस्ट में अगर अच्छा नंबर नहीं आया मेरा रिवीजन कराने के बाद, तो हम क्या करेंगे, उठा के क्या कर देते हैं, हम पटकते हैं या खुद से गिर जाते हो? खुद से गिर जाते हैं ना, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। देखो, अब अगर हम केमिकल काइनेटिक्स का बात करें तो आप लोगों को पता है केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर पहले हो चुका है तो ये सब बात तो आपको पता ही होगा। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जहां पे हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट के बारे में बात करते हैं। रेट का मतलब क्या होता है सर? स्पीड। रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। तो पहला बात तो यही लिखा गया है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ क्या, रिएक्शन। रेट को ही हम लोग किस नाम से बुलाते हैं सर बताइए? काइनेटिक्स, ठीक है। तो चाहे रेट बोलो, काइनेटिक्स बोलो, बात क्या है तुम्हारा? सेम है। स्पीड भी बोलो तब भी बात क्या है? सेम है। इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स में बात करें ना, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग एक और चीज के बारे में बात करते हैं। यहां पे हम लोग ओरिएंटेशन के बारे में भी बात करते हैं, साथ ही साथ रिएक्शन का मैकेनिज्म से भी हम लोग डील करते हैं। बट इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन होने वाला है ना, वो मेजर पोर्शन क्या होगा तुम्हारा? रेट से रिलेटेड, ठीक है। यानी किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट किस स्पीड से प्रोडक्ट में बदल रहा है, प्रोडक्ट किस स्पीड से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस स्पीड से हो रहा है, तो ये सारा चीज के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। बात समझ आया? ठीक है। चलो, अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। बात समझे? ठीक है। तो स्पीड के बेसिस पे अगर हम रिएक्शन का बात करें तो आप लोग इसको खुद सोच भी सकते हो। देखो, अगर हम स्पीड का बात कर रहे हैं तो तुम खुद सोचो ना, स्पीड कितना तरह का हो सकता है? तीन तरह का। एक बहुत धीरे धीरे वाला होगा, एक ना ही जल्दी ना ही धीरे वाला होगा, और एक बहुत जल्दी वाला होगा, ठीक है। तो रिएक्शन भी स्पीड के बेसिस पे कितना तरह का होता है? तीन तरह का। बात क्लियर है? और वो तीन तरह का क्या होगा? एक को कहेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, एक को कहेंगे वेरी फास्ट, और एक को बोलेंगे मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट बोले तो ना ही जल्दी ना ही धीरे। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो यही बात यहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। तीन प्रकार का होता है, एक को हम लोग कहते हैं स्लो या फिर वेरी स्लो रिएक्शन। स्लो या फिर वेरी स्लो रिएक्शन किसको कहते हैं सर? तो वैसा रिएक्शन जो काफी धीरे धीरे चलेगा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक नाम से बुलाते थे, याद है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्योंकि एग्जाम्पल का अगर बात करोगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ क्या? आयरन। हमको पता है एक आयरन को रस्ट होने के लिए सालों लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते होंगे बिल्डिंग्स में। बताओ, बिल्डिंग में हम लोग आयरन रॉड को ही यूज करते हैं ना, क्या वो आयरन रॉड तुरंत रस्ट होकर के खत्म हो जाता है? नहीं होता है। तो यही आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन काफी स्लो प्रोसेस होता है। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा है फास्ट रिएक्शन। दूसरा क्या है? फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन अगर बात करें तो जो एकदम पलक झपकाते खत्म हो जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो खत्म हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। तो रिएक्शन विच गेट्स कंप्लीटेड इन अ फ्रैक्शन ऑफ क्या? टाइम। जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस क्या? न्यूट्रलाइजेशन। हमको पता है एसिड में बेस को डालो, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो सॉल्ट और वाटर में बदल जाता है। या फिर अगर हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का बात करें तो ये भी एक प्रकार का फास्ट रिएक्शन है। प्रिसिपिटेशन वाला हम आप लोग को क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाए थे, ठीक है, KI और PbNO3 वाला, याद है ना? तुरंत डालने से येलो प्रिसिपिटेट बन जाता था। तो जितना भी प्रिसिपिटेशन वाला रिएक्शन है वो भी फास्ट होगा, या फिर एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन भी तुम्हारा क्या होगा? फास्ट होगा। जो तीसरा टाइप का रिएक्शन यहां पे होने वाला है सर, वो है मॉडरेट रिएक्शन। क्या होने वाला है? मॉडरेट रिएक्शन। अगर हम मॉडरेट रिएक्शन का बात करें ना बच्चे, तो मॉडरेट रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं? रिएक्शन विच गेट्स कंप्लीटेड इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में खत्म हो जाए उसी को बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम कहने का मतलब समझ में आ रहा है? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, ऐसा एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम में यदि रिएक्शन खत्म हो जा रहा है तो उसी को बोलते हैं मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर।
केन शुगर का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटना, ये एग्जांपल है मॉडरेट रिएक्शन का। या फिर हम केमिस्ट्री में जितना भी रिएक्शन पढ़ते हैं ना, मैक्सिमम जो एग्जांपल है वो मॉडरेट का ही है। मैक्सिमम एग्जांपल किसका है? मॉडरेट का ही है। बात क्लियर है? ठीक है। अब सवाल यह है ना कि इस चैप्टर में हम लोग कौन सा रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये सवाल हम आप ही के ऊपर में छोड़ते हैं। आप खुद सोच करके बताओ कि कौन सा रिएक्शन को पढ़ना आसान होगा, बताओ तो। ऑब्वियसली मॉडरेट को पढ़ना आसान होगा। बाबू एक बात बता सकते हो आप, स्लो रिएक्शन को पढ़ना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत धीरे होता है। ठीक है, पता चलेगा हम पैदा लिए, ठीक है, जवान हुए, बूढ़ा हो गए, मर गए, तब भी एक रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, यानी एक रिएक्शन को पढ़ने में मेरा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन का चेंज को नोट कर पाना ही थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। यानी वो इतना कम समय में होता है ना कि हम लोग चेंज को नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वेरी फास्ट को नहीं पढ़ते हैं। अब बचा क्या? मॉडरेट। मॉडरेट ना ही जल्दी होता है ना ही धीरे होता है, इसी वजह से हम लोग मॉडरेट के बारे में पढ़ते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर में इससे अच्छा खासा सवाल आपसे पूछा जाता है। बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ करने वाले हैं सर? तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। किसके बीच में ड्रॉ करेंगे? कंसंट्रेशन और टाइम। तो अगर हम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो तीनों रिएक्शन के लिए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तीनों रिएक्शन के लिए ड्रॉ करेंगे, यानी वेरी स्लो, वेरी फास्ट और मॉडरेट, तीनों स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब बातों को समझिए। अगर हम तीनों स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा? इसको देखो, ये होगा तुम्हारा वेरी स्लो के लिए। ये क्या होगा? वेरी स्लो। ठीक है, ये हम लोग ड्रॉ करेंगे वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक है, और ये हम लोग ड्रॉ करेंगे किसके लिए? मॉडरेट के लिए। ये किसके लिए ड्रॉ करेंगे? मॉडरेट के लिए। अब बातों को समझिए बच्चों। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें ना, तो वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए, सॉरी वेरी स्लो रिएक्शन के लिए अगर कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का ड्रॉ करोगे, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? तुम बताओ। अगर रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होगा तो तुमको समय के साथ ना कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बदलता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, यानी जो ग्राफ होगा कंसंट्रेशन टाइम का वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। यानी टाइम तो बदल रहा है सर, बट कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा है। बात समझ आया ना? ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें किसके लिए, तो फिर हम बात करते हैं वेरी फास्ट के लिए। किसके लिए बात करते हैं? वेरी फास्ट। तो वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए बात करोगे तो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, ये तुरंत रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेरी फास्ट रिएक्शन पूरा का पूरा रिएक्टेंट तुरंत किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में। यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तुरंत जीरो हो जाएगा। तो वेरी फास्ट के लिए इस तरह से ग्राफ आता है। ठीक है, यानी एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ही तुरंत रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है? जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट में बदल चुका है, मतलब जाहिर सा बात है उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर तुम वेरी स्लो, सॉरी मॉडरेट रिएक्शन के लिए बात करोगे तो ग्राफ इस तरह से आता है। बात क्लियर है ना? ग्राफ इस तरह से आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो वेरी स्लो के लिए समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं बदलता है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कंसंट्रेशन हम लोग रखे हैं, किसका कंसंट्रेशन रखे हैं? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। ये भी किसका कंसंट्रेशन रखा गया है? रिएक्टेंट। और यहां पे भी किसका कंसंट्रेशन रखा गया है? रिएक्टेंट का। तो ये तीनों जो अभी हम लोग रिएक्शन पढ़े थे, वेरी स्लो, वेरी फास्ट और मॉडरेट, उसके लिए हम लोग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ किए। अब आगे तुमको हम बता चुके हैं कि इस चैप्टर में सारा जो चर्चा होगा ना वो मॉडरेट के लिए होगा। यानी ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं यहां पे, ठीक है, ये ग्राफ का यूज अच्छा खासा आएगा इस चैप्टर में। बोलो, बात समझ में आ रहा है यहां तक? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलो, तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एंटर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब अगर हम रेट का बात करें तो कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे रेट का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड मतलब काइनेटिक्स। ठीक है, तो यही बात है। अगर हम बात करें स्पीड का, तो अभी छोड़ दो, रिएक्शन का स्पीड मत याद करो। ठीक है, अगर हम स्पीड का बात करें तो स्पीड का मतलब क्या होता है बताइए तो? जैसे अगर हम बात करें कोई गाड़ी का स्पीड बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है?
मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। जितना जल्दी जल्दी डिस्टेंस बदलेगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, स्पीड होगा। अब रिएक्शन जो है ना वो डिस्टेंस नहीं बदलता है, रिएक्शन में क्या बदलता है, कंसंट्रेशन। क्या बदलता है, इतना समझाने के बाद क्या आप मुझे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता सकते हो जी? क्या हो जाएगा बताओ तो? किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ आया ना? ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखा हुआ भी होगा। देखो, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन का बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, सिंपल सा बात बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब यहां पे बात को समझो, देखो रिएक्शन का रेट जो है ना वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में उसको भी बोला जा सकता है, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में उसको भी बोला जा सकता है। ये मत समझना दोनों में से दोनों होगा तभी बोलेंगे, दोनों में से किसी एक का चेंज अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल लिए तब भी वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अरे कोई दिक्कत है? इसका मतलब सर सिंपल सा बात हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, जिसको हम आर ओ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ओ आर, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर में क्या रखेंगे सर बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ क्या, रिएक्टेंट, या फिर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। ऐसे ना लिख करके और लिख देते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट, ठीक है। और नीचे में क्या रखेंगे सर बताइए, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब अगर हम एक प्यारा सा रिएक्शन लिखे, ठीक है, अपना रिएक्टेंट भैया कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट भैया में, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका कंसंट्रेशन को सपोज दैट ऐसे लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखेंगे, आर। स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को बताता है कि नहीं बताता है? अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आर लिखा है मतलब इसको क्या पढ़ा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ए लिखा हुआ रहता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए। बात क्लियर है ना? अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मंजू का नाम लिख दिया जाए तो क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ। बात समझ आया ना? ठीक है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जिसका भी नाम लिखा हुआ रहेगा उसका हम लोग कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में पी लिख दिए तो इसको क्या पढ़ोगे सर बताइए, अब देखो अगर हमको कहीं पे चेंज दिखाना होता है तो चेंज दिखाने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, चेंज दिखाने के लिए ऐसे डेल्टा साइन का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर तुमको छोटा चेंज दिखाना है, स्मॉल चेंज, ठीक है, तो स्मॉल चेंज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डी का। किसका यूज करते हैं, डी का। बात क्लियर है? ये बात याद रखना। इसका मतलब अगर हमको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं सर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यानी डेल्टा मतलब क्या है, चेंज, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आर, तो इसको क्या पढ़ोगे बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा टी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अच्छा, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, आर ओ आर इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट बाय चेंज इन क्या हो जाएगा, टाइम। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अरे हाँ या ना? यस सर। चलो, अगर हम यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, अब हम बात करते हैं इसका यूनिट का। किसका बात करेंगे सर, यूनिट का। बाबू यूनिट निकालने तो तुम लोग का बायां हाथ का खेल होगा, ठीक है। यूनिट निकालने तो तुम लोग को पता है, जो फॉर्मूला है
उसमें जो जो वैल्यू है उसका यूनिट को रख देते हैं, हमको यूनिट मिलेगा। अरे हाँ या ना? बाबू ऊपर में क्या चीज को रखे हैं बताओ तो? कंसंट्रेशन। क्या को रखे हैं? और नीचे में टाइम को रखे हैं, हाँ या ना? बाबू कंसंट्रेशन का यूनिट मोल लीटर इनवर्स होता है क्या? टाइम का यूनिट सेकंड इनवर्स होता है क्या? यानी हम इसको ऐसे बोल सकते, सॉरी सेकंड इनवर्स नहीं, सेकंड होगा, ठीक है। तो यानी हम इसका यूनिट ऐसे बोल सकते हैं, बताओ तो? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अरे कोई दिक्कत है? एक बात बताइए बाबू, मोल लीटर इनवर्स को क्या हम लोग मोलर कहते हैं? तो अगर हम यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स के जगह मोलर सेकंड इनवर्स लिख दे तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? और मोलर को कैपिटल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल लेटर एम सेकंड इनवर्स लिख दे तो किसी बच्चे को दिक्कत हो जाएगा जी? यानी ये तीनों में से कोई भी यूनिट लिखा हुआ रहे तो तुमको कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये था सारा कहानी किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, अब देखो जो रिएक्शन का रेट होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। रिएक्शन का रेट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। और वो दो प्रकार का क्या क्या है समझो। एक को कहते हैं एवरेज रेट और एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम लोग इसको भी जल्दी से समझते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस किसे कहा जाता है? किसी को याद है एवरेज रेट किसको कहते हैं? कोई भी बताइए। इसका वो तो फॉर्मूला हो गया एवरेज रेट का ना, किसी को डेफिनेशन याद है क्या? याद करो, हम क्या बताए थे? इस तरह से कुछ बताए थे कि किसी भी रिएक्शन का रेट एक इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज रेट। ठीक है, यानी अगर तुमको बोले ना t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज रेट। बात समझ आया ना? ठीक है, तो एवरेज रेट किसे कहा जाता है? किसी भी रिएक्शन का रेट एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? एवरेज रेट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब आगे इंस्टेंटेनियस का तो मतलब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम इंस्टेंट का बात करें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का बात करें, अरे हाँ या ना? तो बाबू इंस्टेंटेनियस रेट किसको कहा जाएगा? किसी भी रिएक्शन का रेट किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? इंस्टेंटेनियस रेट। बात क्लियर है? ठीक है, अब यही बात इधर लिखा हुआ होगा, जल्दी सा देखिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रेट का, किसका बात करें? टाइप्स ऑफ रेट दो प्रकार का है सर, एक है एवरेज रेट और दूसरा क्या है सर? इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम एवरेज रेट का बात करें तो एवरेज रेट किसको कहते हैं? देखो जरा। ठीक है, तो यहां पे एवरेज रेट तुमको दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो तो? रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे रिएक्शन का जो रेट होगा, इसी को हम और आप किस नाम से बुलाएंगे? एवरेज रेट। बोलो, बात समझे ना? चलो, अब बच्चा अगर हम एवरेज रेट का बात करें तो इसको RAVG से रिप्रेजेंट करते हैं, अरे हाँ या ना? और अगर हमें एवरेज रेट निकालना है, हमें क्या निकालना है सर? एवरेज रेट। तो हम लोग क्या करते हैं? एक फॉर्मूला लिखते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन C1 और t इज इक्वल टू T1 पे इसका कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं? C2। अब अगर हम लोग बात करें यहां से यहां T1 से T2 तक रिएक्शन का रेट जो होगा ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर बताइए? एवरेज रेट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बताइए? एवरेज रेट। अब बातों को समझो, अगर हम इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट निकालना चाहे तो हम लोगों को कंसंट्रेशन का चेंज निकालना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन का चेंज निकालने का तरीका क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल C2 होगा या C1 होगा? तो यहाँ पे C2 माइनस C1 करेंगे कि नहीं करेंगे? और नीचे में T2 माइनस T1 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये मेरा एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सर, C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1।
ठीक है बच्चे, हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना जरा ध्यान से, एवरेज रेट इज इक्वल टू, ठीक है देखो C2 माइनस C1 को हम डेल्टा C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे ये कंसंट्रेशन चेंज रिएक्टेंट का है कि प्रोडक्ट का? ये जो कंसंट्रेशन चेंज है ये रिएक्टेंट के लिए लिखे हैं कि प्रोडक्ट के लिए? रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ पे R लिखेंगे कि P लिखेंगे? मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट बाय चेंज इन क्या लिखेंगे? ठीक, इस तरह से भी हम एवरेज रेट लिख सकते हैं। अब अगर हम इसी प्रकार से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का चेंज के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट निकालना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा C, और यहां पे क्या लिखोगे? P बाय डेल्टा T। तो इस तरह से हम लोग एवरेज रेट निकाल सकते हैं। कब? जब हमको प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालना हो। यानी एवरेज रेट निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का चेंज देख लीजिए ओवर दैट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, आपको एवरेज रेट मिल जाएगा। बात समझे? ठीक है, थोड़ा सा ना एवरेज रेट के बारे में और चर्चा करते हैं। ये चर्चा करने से फायदा क्या होगा कि आपको आगे चल करके जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पढ़ाएंगे तो वहां पे एक माइनस और प्लस का साइन यूज किया जाता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, अगर हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, किसके किसके बीच में ड्रॉ करेंगे? तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, पहला जो ग्राफ होगा उसमें हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट, और यहां पे लेंगे टाइम, और यहां पे क्या लेंगे? टाइम। अब बात को समझो, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा कर्व वाला ही ग्राफ क्यों ड्रॉ किए? हम आपको बता चुके हैं आगे जितना भी रिएक्शन का चर्चा होने वाला है वो किसका बात होने वाला? मॉडरेट, और मॉडरेट के लिए रिएक्शन ऐसा ही आता है कि नहीं आता है? अब देखो, अगर हम बात करें तो इस टाइम को हम T1 मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं? और इस टाइम को हम मान रहे हैं T2। क्या मान रहे हैं? T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा बच्चा उसको कहेंगे C1, और T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? C2। अब तुम यहां पे देखो, E ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, तुम ऊपर जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगा। इस आधार पे देख करके बताओ तो यहां पे किसका वैल्यू ज्यादा है, C1 का या C2 का? हम बोल सकते हैं C1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? अरे इसके लिए एवरेज रेट अगर हमको निकालना हो तो एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला तो यही है ना बच्चे, C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस क्या? अब एक बात बताओ जी, यहां पे अगर तुम बात करोगे तो C1 बड़ा है और C2 क्या है? छोटा। तो अगर C1 बड़ा है तो C2 माइनस C1 का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? और ये नेगेटिव में आने के वजह से जो अपना एवरेज रेट है वो भी नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? आप कभी भी सुने हो रेट नेगेटिव होता है? सुने हो? ठीक है, आप ऐसा कभी सुने हो, ठीक है, कि कोई गाड़ी -30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ऐसा सुने हो क्या? नहीं ना। ठीक है, तो रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, बट यहां पे तो माइनस आ रहा है, तो हम पहले से ही एक कौन सा साइन लगा करके चलेंगे? माइनस। यानी जब भी हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला में पहले से एक माइनस का साइन लगाया जाता है। वो माइनस का साइन क्यों लगाया जाता है अगर ये पूछा जाए तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? सर माइनस का साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि रेट नेगेटिव आने लगता है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, और रिएक्शन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। उसी को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग पहले से एक माइनस का साइन लगा करके चलते हैं। अब अगर वही हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें तो देखते हैं प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं ना करना पड़ता है, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर से हम एक क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसके किसके बीच में? कंसंट्रेशन और टाइम, कंसंट्रेशन और क्या? टाइम। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या ले रहे हैं बताओ? प्रोडक्ट। आप सबको पता होगा जब रिएक्शन शुरू होता है तो प्रोडक्ट तो 0 होता है, अरे आया ना? तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे शुरू होकर के इस तरह से जाएगा। फिर से अगर मैं बात करूं तो इस टाइम को हम T1 ले लेते हैं और इस टाइम को हम क्या मान लेंगे? अब T2। अब बात को समझो, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा उसको क्या मान लेंगे? C1
और T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, C2। अब यहां पे देखते तुमको पता चल रहा होगा कि C2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, C1। अब अगर इसके लिए एवरेज रेट निकालना चाहोगे तो C2 माइनस C1 बाई क्या करना होगा, T2 माइनस T1। ठीक है, अब हमको पता है कि जो C2 माइनस C1 है, ठीक है, इसका वैल्यू ऑलरेडी क्या में है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आने के कारण जो आपका एवरेज रेट होगा ये भी क्या होगा सर, पॉजिटिव। और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा माइनस का साइन लगाने का जरूरत नहीं होगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सारा कहानी था किसके लिए, एवरेज रेट के लिए। किसके लिए, एवरेज रेट के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब किसका बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट का बात करें तो देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। देखो अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट का बात करें तो देखना ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर इसी को आप पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हो, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या ही डेफिनेशन हम आप लोग को बताए भी थे। और अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का फॉर्मूला का बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट यानी RINST निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DC बाई dt। DC बाई क्या, dt, यानी कंसंट्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दे तो इंस्टेंटेनियस रेट निकलता है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, बात को समझो। जैसे अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कंसंट्रेशन और किसके बीच का, टाइम के बीच का। अब ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ किए हैं, बताओ ये जो ग्राफ है ये रिएक्टेंट के लिए होगा या प्रोडक्ट के लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए। ऑब्वियसली घटता हुआ नजर आ रहा है, मतलब किसके लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम T1 मान लेते हैं और इसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, रेट कैलकुलेट करना है। तो अब देखो अगर तुमको इस पॉइंट पे क्या करना होगा, रेट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए तुमको इसका स्लोप कैलकुलेट करना होगा। और कर्व वाला जो ग्राफ होता है उसका स्लोप करने के लिए उस पॉइंट से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, ठीक है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो DC बाई क्या करना पड़ता है, DT। और यही स्लोप तुमको किसके बारे में आइडिया देता है, बताओ, इंस्टेंटेनियस रेट। कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसी वजह से इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, DC बाई dt। क्या करते हैं, DC बाई dt। बात समझ आया ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप है वो कौन सा रेट के बारे में आइडिया देता है। तो स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ क्या, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ जो है ना, ठीक है, वो किसके बारे में आइडिया देता है, बताओ, इंस्टेंटेनियस रेट। किसके बारे में आइडिया देता है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ गिव्स आइडिया, गिव्स क्या, आइडिया अबाउट कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, बोलो बात समझ में आया ना, ठीक है। तो ये बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारा कहानी था किसके किसके बारे में, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। यहां तक अगर कोई दिक्कत हुआ है तो पूछो। क्या चीज, डेफिनेशन में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सिंपल सा बात है कि किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रेट होता है उसी को इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, ठीक है। यहां पॉइंट नहीं लिखे है, इंस्टेंट का मतलब ही होता है पॉइंट ऑफ टाइम। बात क्लियर है ना, ठीक है। चलो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ क्या, डिसअपीयरेंस। यहां से ध्यान से देखना, अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का बात करें, ठीक है, तो पहला बात, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए होता है। तो देखो रटना कुछ को नहीं, ठीक है। रिएक्शन में डिसअपीयर, डिसअपीयर का मतलब होता है खत्म होना। तो रिएक्शन में डिसअपीयर कौन होता है, खत्म कौन होता है, तो डिसअपीयरेंस भी किसके लिए लिखोगे। तो पहला बात ये याद रखना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होता है वो किसके लिए लिखा जाता है, रिएक्टेंट के लिए। और अगर हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना हो, शॉर्ट फॉर्म में ROD कहते हैं। क्या कहते हैं, ROD। तो ये निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आता है, पहले एक कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस, फिर यहां पे लिखेंगे DC बाई क्या लिखोगे, DT, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो माइनस
डेल्टा सी बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, इस तरह से। यानी जब भी हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे तो एक कौन सा साइन लगा करके चलते हैं सर, माइनस का साइन। कौन सा साइन लगा करके चलते हैं, माइनस का साइन। अब आगे देखो, अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस का बात करें तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें बताओ, सी में। अब बताओ ए और बी दोनों रिएक्टेंट है कि नहीं है, तो दोनों के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख सकते हो। तो यदि हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना चाहे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या लिखना चाहे, ए, तो पहले ही एक कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, फिर क्या लिखेंगे, बी, फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय क्या लिखेंगे, dt, ऐसे लिखा जाता है। वही अगर हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लिखना हो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बताओ, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय dt। बोलो बात समझ में आया ना, ठीक है। तो हमेशा रेट ऑफ डिसअपियरेंस में माइनस का साइन लगाया जाता है। माइनस का साइन क्यों लगाते हैं, ये बात अभी हम कुछ देर पहले बताए थे। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट क्या में आने लगेगा, नेगेटिव में, और यहां पे रिएक्शन का जो रेट है वो हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए पहले से एक माइनस का साइन लगाया जाता है। और डिसअपियरेंस हमेशा किसके लिए लिखा जाता है जी, रिएक्टेंट के लिए, कभी प्रोडक्ट के लिए नहीं लिखा जाता, इस बात को ध्यान में रखना। बोलो बात समझे ना। चलो आगे सुनते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस, अरे रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो रिएक्शन में अपीयर कौन होता है, बनता कौन है, तो अपीयरेंस भी किसके लिए लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना चाहे, रेट ऑफ अपीयरेंस को ROA कहेंगे और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा क्या तुम्हारा, डी कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय क्या लिखोगे बताओ, dt, या फिर तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय क्या हो जाएगा, dt। अगर हम एक रिएक्शन लिखे A प्लस बी, ये भैया कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में, तो बताओ जी यहां पे रेट ऑफ अपीयरेंस A और B के लिए लिखोगे या C और D के लिए लिखोगे, चलो अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे बताओ, D कंसंट्रेशन ऑफ C बाय dt। वही अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे बताओ, D कंसंट्रेशन ऑफ D बाय dt। बोलो बात समझे ना, बोलो इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। देखो कभी कभी कहीं कहीं देखोगे ना तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाया हुआ रहता है, तुम नहीं भी लगाओगे तो ये अंडरस्टूड है कि प्लस का साइन है। तो ये बात याद रखना, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है डिसअपियरेंस को और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है किसको, बहुत अच्छे, ठीक है। अब एक छोटा सा रिएक्शन है, ठीक है, इस पे तुम लोग ट्राई कर लो कि जैसे अगर हम बात करें NH3, ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं ऐसे H2 प्लस O2, ये मिलकर के क्या बना रहा है तुम्हारा H2O, ठीक है, या फिर इसका मत छोड़ दो, इसको C प्लस O2, ये मिलकर के क्या बना रहा है तुम्हारा CO2। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख लो जल्दी से। चलो अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, हाँ या ना। चलो अगर हम कार्बन के लिए बात करें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ कार्बन को कैसे लिखेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या, सी बाय क्या हो जाएगा, dt। हालांकि ये जो है ना कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है तो इसका कंसंट्रेशन ऐसे भी क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1, ठीक है। तो हम लोग बस ऐसे ये हाइपोथेटिकली समझ रहे हैं, ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है, इसी वजह से हम इसको दिए हैं। बात क्लियर है ना, ठीक है। हालांकि जो ये कौन सा स्टेट में होगा, सॉलिड, और सॉलिड के केस में कंसंट्रेशन को कितना माना जाता है, 1 माना जाता है, ठीक है। बट हम लोग समझने के लिए ये रिएक्शन को यूज किया अभी। अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 का बात करें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 क्या लिखोगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय क्या होगा, dt, ठीक है। और अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ CO2 का तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ CO2 सॉरी
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2 का, तो कैसे लिखेंगे बताओ, डी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बाय क्या लिखेंगे, dt। इस तरह से बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा वापस से रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको याद होगा जी कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते थे। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता था आइदर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट, बाय चेंज इन क्या हो जाएगा, टाइम। बाबू इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ROR इज इक्वल टू प्लस माइनस DC बाय DT। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसका मतलब क्या है, इसको देखो, अगर तुम प्लस DC बाई DT लिख रहे हो तो प्लस DC बाई DT तो अपीयरेंस को बता रहा है, और अपीयरेंस मतलब रिएक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी प्लस DC बाई DT कहने का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। और माइनस DC बाई DT यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। इसका मतलब हम सिंपल सा बात क्या बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्लस माइनस DC बाई DT के इक्वल है, और प्लस DC बाई DT प्रोडक्ट का चेंज को बता रहा है, माइनस DC बाई DT रिएक्टेंट का चेंज को बता रहा है, और प्रोडक्ट का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में उसको तो हम लोग अपीयरेंस कहते थे, रिएक्टेंट का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में उसको तो हम लोग डिसअपीयरेंस कहते थे। यानी यहां से साफ हमको समझ में ये आ रहा है सर कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का बात कर लेना तो जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या फिर किसके इक्वल होता है बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब बात को सुनो, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। किसके ऊपर में बात करेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। जैसे अगर हम एक रिएक्शन लिखना चाहे A प्लस बी, ये कन्वर्ट होगा किसके किसमें, C में, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो इसके लिए A के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A क्या हो जाएगा बताइए सर, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A बाय क्या हो जाएगा, DT। तो यहां पे आ जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A बाय क्या हो जाएगा, DT। वही अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B का, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B कैसे लिखोगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ B बाय क्या लिख लेंगे सर, DT, यही लिखेंगे ना। और आखिरी अगर हम बात करें किसका, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, C का, तो यहां माइनस का साइन नहीं लगेगा, प्लस का लगेगा, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ C बाय क्या हो जाएगा सर, DT, ठीक है। अब अभी हम कुछ देर पहले बताए कि जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल भी हो सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के भी इक्वल हो सकता है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल कब होगा, जब हमको रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। कहने का मतलब सिंपल सा बात यह है बाबू कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का फुल फॉर्म क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A निकाले, विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकाले, A, तो A तो तुम्हारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो जाहिर सा बात है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल होगा। यानी A के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा बता तो, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A बाय क्या होगा, DT, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ना तो यहां पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B निकाले, विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकाले, B, तो B भी तुम्हारा रिएक्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में भी जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल होगा। यानी हम क्या लिखेंगे बताओ, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ B बाय क्या होगा, DT। बात समझे, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू C निकालना चाहे, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, C, तो C तो तुम्हारा प्रोडक्ट है, यानी उसके रेस्पेक्ट में ये किसके इक्वल होगा, अपीयरेंस के इक्वल होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ROR, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू C निकालोगे तो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ C बाय क्या हो जाएगा बताओ, DT। अब तुम ध्यान दो यहां पे, अगर हम यहां पे बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपीयरेंस के इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपीयरेंस के इक्वल है, और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन अपीयरेंस के इक्वल है। तीनों को अगर हम इक्वेशन बना दे, इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले, और इसको इक्वेशन क्या मान ले, 3, ठीक है।
तो ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद कुछ ऐसा नहीं पता चल रहा है कि जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, आइदर रेट ऑफ डिसअपियरेंस यानी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय क्या हो जाएगा dt, ठीक, सॉरी ए कंसंट्रेशन ऑफ dt, ठीक है, या फिर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय क्या हो जाएगा dt, या फिर प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब इस तरह से एक इक्वेशन आया है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस के साथ में इक्वेट करके एक इक्वेशन ले आते हैं, उसके बाद जो इक्वेशन आता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसी को हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के नाम से बुलाते हैं। बात समझ आया ना, ठीक है। बट अब यहां पे एक ट्विस्ट है, बताओ ये जो रिएक्शन हम लिखे थे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, बताओ 1, कितना था, यानी किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस के इक्वल तब होता है जब रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है 1। अगर किसी रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। अब बातों को समझिए हम बोले क्या, ठीक है। देखो अगर हम एक रिएक्शन ऐसे लिखे, ठीक है, N1A प्लस क्या करेंगे N2B, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, N3C में। अब अगर तुम बात करोगे तो यहां पे जो अपना N1 हो गया, N2 हो गया या N3 हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आया ना, ठीक है। अब इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के इक्वल नहीं है। अब अगर तुम इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दोगे, ROR इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय क्या लिखोगे dt इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय क्या हो जाएगा बताओ dt इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय क्या हो जाएगा बताओ dt। मतलब अगर इस तरह से तुम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को लिखते हो ना बच्चा, ठीक है, तो मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही बात को हम बताएं कि यदि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के बराबर नहीं है तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस के डायरेक्टली बराबर नहीं होता है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप सिंपली क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन को, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस को या रेट ऑफ डिसअपियरेंस को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, तभी तुमको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। कहने का मतलब सिंपल सा बात यह है कि अब अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो विथ रेस्पेक्ट टू ए, ROR, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकालना हो ए, तो कैसे निकालेंगे, देखो ROR इज इक्वल टू ए के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो जाहिर सा बात है डिसअपियरेंस के इक्वल होगा। तो पहले हम डिसअपियरेंस लिखते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय क्या लिखोगे dt। बट इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1 था तो उसको तुम डिवाइड करोगे तो क्या करोगे 1/N1, ऐसे करना पड़ेगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब वही अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन ROR विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे बता, तो ROR इज इक्वल टू 1/ क्या कर लेंगे N2, फिर हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय क्या लिखोगे dt, ठीक है। और वही अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सी, विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखे C, मतलब हो जाएगा ROR इज इक्वल टू 1/ क्या लिखेंगे बताओ N3, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो यहां पे आ जाएगा प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ C बाय क्या हो जाएगा dt। अब इसको मिलाने के बाद तुमको दिख रहा होगा कि इसका सही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होने वाला है। तो ROR इज इक्वल टू 1/ क्या करेंगे N1 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा N2 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू 1/ क्या करेंगे N3 प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ C बाय क्या हो जाएगा dt, ये हो जाएगा। बात समझे, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन तुमको दिखाई दे रहा है
इसी को हम लोग प्यार से क्या कह देंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। यहां से तुम क्या सीखे कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के डायरेक्टली इक्वल तभी हो सकता है जब रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा, 1। अगर 1 नहीं है तब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय डिवाइडिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विथ रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। बात समझ आया ना, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना। अब यहां से तुम्हारा मन में एक कंफ्यूजन आने लगता है, तो सर अगर हमको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना हो तब क्या करेंगे। अरे चाहे रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो या 1 नहीं हो, बात क्लियर है, फर्क नहीं पड़ता है। दोनों केस में जो तुम्हारा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने का फॉर्मूला है वो सेम होगा। इसका मतलब सिंपल सा बात यह है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज हम लोग तब करते हैं जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के रेस्पेक्ट में। अगर हमको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना हो तो वहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई यूज नहीं है। कहने का मतलब क्या है, देखो यही रिएक्शन था ना जी N1A, ठीक है। अगर हम बात करें तो रिएक्शन ये था N1A प्लस क्या N2B, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, N3C में। अगर तुमको यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A निकालना हो तो आप सिंपली क्या करोगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A बाय क्या होगा, dt। बात समझे ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को तुमको इग्नोर कर देना है, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं होता है। बट अगर हम तुमको ये बोलते हैं ना कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, अब यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज आएगा। ए के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ए रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल होता है। और यहां पे रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के इक्वल तो नहीं है, तो हम करेंगे 1 अपॉन क्या N1 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय क्या करेंगे सर, dt। बोलो बात समझ में आया ना, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, बात क्लियर है, ठीक है। अगर तुमको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई यूज नहीं है। बात क्लियर है ना, उसको इग्नोर करना है जैसे तुम्हारा बात को घर वालों लोग इग्नोर करता है, बात समझे, ठीक है। बट वही अगर हम बात करें जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा ना तब वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज करना पड़ता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने से डायरेक्ट कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है जेईई और नीट में, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। बात समझे ना, ठीक है। अब हम एक छोटा सा इक्वेशन देते हैं, उसके लिए आप रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख लेना। इक्वेशन ये है, देखो N2 प्लस H2 ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NH3 में, ठीक है। तुम ये चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन सब लिखना। तुम चेक कर लो पहले कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। बात समझे, ठीक है। करो जल्दी से, चलो आप लोग इसको बना लिए होगे ना, ठीक है। अब देखो पहले तो रिएक्शन को तुम बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे बता दो, 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, 3 लिखेंगे ना, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो क्या हो गया। अब अगर हम N2 के लिए बात करें तो N2 के लिए क्या लिख सकते हैं सर बताइए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या हो जाएगा जी बताओ, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय dt, यही होगा ना। बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 का अगर बात करोगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कैसे लिखोगे बताओ, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt। 3 को लिखेंगे जी यहाँ पे। इसका यूज कहां पे आएगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने में, ठीक है। अगर हमको NH3 के लिए बात करना हो तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 लिख लेंगे बच्चा। तो ये क्या आ जाएगा बता तो जरा, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय क्या हो जाएगा, dt। अब जल्दी से इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बताओ। तो ROR इज इक्वल टू, ठीक है, N2 का तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या लिखोगे बताओ, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय क्या हो जाएगा, dt। और यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, माइनस।
यहाँ पे 1 अपॉन क्या करोगे 3 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ H2 बाई क्या हो जाएगा dt, ठीक है। और लास्ट 1 अपॉन क्या करेंगे 2 माइनस डी सॉरी प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई क्या हो जाएगा dt। बोलो किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पक्का कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, तो ये था तुम्हारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का बारे में। अब जल्दी से रिलेटेड इससे कुछ कुछ सवाल है, जैसे ये क्वेश्चन है, तुम लोग पहले इसको ट्राई करोगे फिर हम आप लोग को बताएंगे। 1 मिनट का समय है, जल्दी सा बनाइए फास्ट। अब तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन को बना दिया होगा, ठीक है। अब पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। H2O2 ये टूट रहा है H2O प्लस किसमें हाफ O2 में। If concentration of H2O2 changes from 0.05 to 0.05, ये कंसंट्रेशन चेंज दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है H2O2, और तुरंत दिमाग में फिट कर लो ये H2O2 की रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है। कितना सेकंड में चेंज हो रहा है जी? क्या क्या निकालना है बताओ? पहला निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, आसान सा सवाल है या नहीं है? अब एक बात बताओ बच्चा, अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या निकालना है? तो बताओ ना जी, अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आइदर अपीयरेंस के इक्वल होता है या डिसअपीयरेंस के इक्वल होता है। अब तुम यहाँ पे अपीयरेंस यूज करोगे या डिसअपीयरेंस, तो देखो तुमको क्या डाटा दिया हुआ है। अरे यहाँ पे तुमको किसका डाटा दिया हुआ है? H2O2 का ना, ठीक है, तो डिसअपीयरेंस यूज करेंगे। अब H2O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है या 1 के इक्वल नहीं है, तो डायरेक्टली डिसअपीयरेंस के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे बताइए? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 बाय dt। चलो, अब अगर हम यहाँ पे बात करें सर ROR इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, चेंज कैसे निकालेंगे बताइए? 0.05 माइनस 0.5 बाई dt यानी कितना है बताइए? 15, यही है ना। तो यहां से ROR इज इक्वल टू 0.05 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? माइनस 0.45, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.45 डिवाइडेड बाय 15, ये कैंसिल होगा 0.03 टाइम्स में, ठीक है। यानी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा सर? 0.03 यूनिट क्या लिखोगे? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही लिखेंगे ना। चलो, अब पहला सवाल हो गया सवाल। दूसरा हमको अपीयरेंस ऑफ O2 बोला है, अरे हाँ या ना? हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल भी होता है, तो ROR इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ पे O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के इक्वल है क्या? डायरेक्टली इक्वल होगा क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? अब यहाँ पे बच्चों के साथ होता है गेम, 1/2 है जी, ठीक है, तो तुमको कैसे डिवाइड करना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1/2। अगर कोई डायरेक्टली 1/2 करोगे ना तो हो जाएगा फिर गलती, ठीक है। अब अपीयरेंस है तो माइनस का साइन नहीं लगेगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखोगे सर? O2 बाय dt, यही होगा ना। अरे ये 2 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन 0.03 निकाले हैं, ये 2 इधर आकर के डिवाइड होगा। अब यहाँ पे प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt, अरे होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब इसी को रेट ऑफ अपीयरेंस बोलेंगे जी। ये कैंसल होगा 0, 0, 1 और 5, यानी जो रेट ऑफ अपीयरेंस है इसके जगह में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 कितना आ गया सर? 0.015, और यूनिट क्या लिख लेंगे सर? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अब आगे देखो, एक सवाल ये है, इसको भी आप लोग जल्दी से ट्राई करो। चलिए, अब तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन को बना लिया होगा, राइट? ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एक रिएक्शन हमें दिया हुआ है, वापस से हमको रेट ऑफ क्या दिया हुआ है बताओ? अपीयरेंस, ठीक है, जो कि कितना है? 0.05 मोलर सेकंड इनवर्स। देन डिटरमाइन रेट ऑफ क्या बताओ? डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। अब तुमको पता है बाबू, ठीक है, जो तुम्हारा अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको बोले ना तो तुम सिंपली क्या करो? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा? ROR इज इक्वल टू 1 बाई क्या करोगे? 2 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा?
N2O5 बाई क्या होगा dt। अरे होगा या नहीं होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर क्या कर लेंगे बताओ, 1/2, ठीक है, डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा N2O4 बाई क्या होगा बताओ dt, ठीक है, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, सॉरी 2 नहीं है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई क्या होगा dt, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या करो, जिसका वैल्यू दिया हुआ है और जिसका वैल्यू निकालना है दोनों को दोस्त बना दो, ठीक है। किसका वैल्यू दिया हुआ है O2 का, और किसका वैल्यू निकालना है जी बता तो N2O5, और क्या निकालना है देख लो डिसअपियरेंस, यही निकालना है ना। अब देखो तो इसको दोनों लोग को लेकर के एक अलग इक्वेशन बनाओ, तो यहाँ 1 बाई क्या हो जाएगा 2 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई क्या हो जाएगा बताओ dt इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा O2 बाई क्या हो जाएगा dt। अरे होगा या नहीं होगा, चलो अब यहां पे अगर बात करें तो इसका वैल्यू रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है जी, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 और माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt, इसी को हम क्या कहेंगे बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका N2O5 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू तो तुमको दिया हुआ है 0. क्या 5, ये 2 उधर चला जाएगा तो यहां से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 तुमको मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 0.5 इंटू क्या होगा, यही होगा ना, जो कि कितना हो जाएगा 1.0 यानी 1 आ जाएगा। और यूनिट हम क्या लिख लेंगे वही वापस से मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या फिर मोलर सेकंड इनवर्स। बोलो कोई दिक्कत था इस क्वेश्चन में, आसान सा सवाल था या नहीं था। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या सीखे, अगर हमको अपीयरेंस दे करके डिसअपियरेंस पूछे तो सिंपल सा तरीका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे, जिसका वैल्यू दिया हुआ है जिसका वैल्यू निकालना है दोनों को दोस्त बना देंगे, काम हो जाएगा। बात समझ आया, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। इस क्वेश्चन में ना ट्विस्ट ये है कि किसका वैल्यू दिया हुआ है ये तुमको नहीं बताया है, ठीक है। अब तुमको ग्राफ देख करके बताना है कि ये किसका कंसंट्रेशन चेंज है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वापस से आपको मिलते हैं 1 मिनट फास्ट। अब तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन को बना लिया होगा और जो ट्विस्ट है उसको भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो एक रिएक्शन तुमको दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है और तुमसे क्या पूछा है बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 5 से लेकर के कहां तक 15 सेकेंड। अब तुम यहाँ पे पहले T1 और T2 देख लो, तो T1 और T2 की अगर बात करें तो T1 कितना है 5 और T2 कितना है, ठीक है। इसी पे C1 और C2 भी लिख लो क्योंकि काम आएगा। जो तुम्हारा T1 टाइम है उस पे जो कंसंट्रेशन होगा उसको बोलोगे C1 जो कि कितना है 0.6, और T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा उसको बोलोगे C2 यानी 0. क्या होगा 2। अब देखो ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग वाला दिख रहा है, यदि ग्राफ डिक्रीजिंग वाला है इसका मतलब तुमको पता है कि ये ग्राफ रिएक्टेंट का होना चाहिए। रिएक्शन में रिएक्टेंट एक ही है जो कि क्या है NH3। अरे अगर NH3 का डाटा दे करके तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो हमको पता है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिसअपियरेंस के इक्वल होता है। अरे हाँ या ना, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख लेंगे बताओ माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या NH3 बाई क्या हो जाएगा dt, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 को नहीं भूलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। अब चेंज निकालो, तो कैसे निकालोगे बताओ तो 0.2 माइनस 0.6 बाई T2 माइनस T1 15 माइनस कितना हो जाएगा 10, यही होगा ना। तो 0.2 माइनस 0.6 माइनस 0.4 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा ROR इज इक्वल टू 1 बाई क्या करोगे 2, फिर अगर बात करेंगे इंटू, ठीक है 0.4 बाई 0, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 10, ये कैंसिल होगा 0.2, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा 0.02 और यूनिट क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बात समझे, ठीक है। अब आगे सुनो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखा जाता है। तो कोई भी होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है ना तो उसका रेट को आप प्रेशर के टर्म में लिख सकते हो। किसके टर्म में लिख सकते हो, प्रेशर के टर्म में। ऐसा, और देखो प्रेशर के टर्म में लिखने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन आप प्रेशर को यूज कर सकते हो। क्योंकि अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो हम लोग इसका डेरिवेशन में नहीं पढ़ते हैं, डेरिवेशन हम ऑलरेडी क्लास में आपको डिटेल में समझा ही चुके हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे बात आप लोग को बताते हैं कि हमको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ NRT, ठीक है।
तो यहां से अगर हम बात करें तो P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी होगा या नहीं होगा? एन बाई वी यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी आर टी। आर पहले से कांस्टेंट है, यदि टेम्परेचर को भी कांस्टेंट किया जाए तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? C। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? C। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है उसके जगह में क्या लिख सकते हैं? प्रेशर। बात समझे ना? ठीक है। अब सिंपली यहां पे याद रखना है, जैसे मान लो कि ऐसे तुमको दिया हुआ है, ठीक है, N1A गैस प्लस N2B गैस, ये मान लो चेंज हो रहा है किसमें? N3C गैस में, ठीक है। अब सपोज दैट मान लो क्वेश्चन में इसका प्रेशर दे दिया, इसका प्रेशर सपोज दैट PA बोल दिया, इसका प्रेशर को क्या? PB, और इसका प्रेशर को क्या? PC। तो अब तुमको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है ना, तो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख सकते हो। अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A लिखना चाहें तो नॉर्मली क्या लिखेंगे? माइनस DPA बाय क्या लिखेंगे? DT, यानी प्रेशर ऑफ A बाई DT लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से अगर हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस DPB बाई क्या हो जाएगा बताओ? DT। अब C तो तुम्हारा प्रोडक्ट है, तो अगर हम इसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? प्लस DPC बाई क्या हो जाएगा? DT। अब इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के इक्वल होगा। अब अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली इक्वल होगा, और 1 नहीं है तो डायरेक्टली इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ? 1 अपॉन N1, फिर यहाँ पे क्या कर लोगे? माइनस DPA बाय क्या हो जाएगा? DT, ठीक है। फिर अगर बात करोगे 1 अपॉन क्या हो जाएगा? N2 माइनस DPB बाय क्या हो जाएगा? DT, और इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या करोगे? N3, फिर हो जाएगा DPC बाय क्या हो जाएगा? DT। बस कहानी खत्म। तो अगर तुम्हारा कोई भी गैसियस रिएक्शन, अगर कोई भी गैसियस रिएक्शन का प्रेशर दिया हुआ है तो तुम रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हो? प्रेशर से। बट यहां पे एक ट्विस्ट ये है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन, यानी C। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये सारा कहानी था किसका? तो ये सारा कहानी था रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बात समझ आया ना? ठीक है। यहां तक उम्मीद है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको देख लो।